हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहिल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म शिक्षा विद स्नेहिल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम की पर्टिकुलरली फॉर द पेपर 2 एजुकेशन, देन ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको तैयारी करा रही हूँ जून 2025 अटेम्प्ट की, एंड किसी भी प्रिपरेशन की नींव या फाउंडेशन होते हैं उनके PYQs, तो मैं आपको PYQs ही करा रही हूँ। आज हम करने वाले हैं जून 2024 के PYQ। ये वो पेपर है जो लीक हो गया था। मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको ये प्रिपरेशन करा रही हूँ। हमारी टोटल 10 यूनिट है। मैंने सबसे पहली यूनिट उठाई है एजुकेशनल स्टडीज़, हिंदी में देखिए शैक्षणिक अध्ययन। एंड ये वो टॉपिक है, ये वो यूनिट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है। तो इस यूनिट से आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको कवर कराऊंगी। जुलाई 2018 टू दिसंबर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन हैं। इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। टोटल हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, एंड मैं सिर्फ PYQs नहीं कराती, साथ में आपको थ्योरी भी कराती हूँ डिटेल में, ताकि फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कर पाओ। कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उसमें जो थ्योरी होती है, टॉपिक होते हैं, वो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो मैंने थ्योरी भी कराई है। ये जो कल वाला वीडियो था, फर्स्ट वाला वीडियो था, इसमें मैंने आपको डिटेल में फंक्शनलिज्म पढ़ाया। जो सोशियोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट, वो किस पैराडाइम से आते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से आते हैं, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई। पॉलो फ्रियरे मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है, उनके सारे कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल पेडागोजी, कल्चर ऑफ साइलेंस, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेसर, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। इसके अलावा जो रिचुअल्स हैं आपके, अगर आप देखो वैदिक एजुकेशन के या बुद्धिस्ट एजुकेशन के, बिस्मिल्लाह हो गया, पबाजा हो गया, उपनयन हो गया, ये सब एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। आज वाला वीडियो देखिए, इसमें हम 11 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जून 2024 PYQ के। इसमें भी बहुत सारी थ्योरी मैं आपके संग डिस्कस करूंगी, बुद्धिज्म डिस्कस करूंगी, इसके जो त्रिपिटक हैं, स्क्रिप्चर्स हैं बुद्धिज्म के, वो डिस्कस करूंगी। इसके अलावा एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी मैं आपको कि कौन से फिलोसोफर्स जो हैं वो किस फिलॉसफी से आते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य हो गए, आपके कपिला हो गए, ये सब कौन से फिलॉसफी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है आपका जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ का, ये जो थ्योरी है किसने दी, क्या है, ये डिस्कस करेंगे। एंड वेदांता, आपने देखा होगा, वेदांता का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोशा। 5 कोशा हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये डिस्कस करूंगी। एंड लास्टली कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे जो है, इसको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं ये कॉम्टे पर ही बेस्ड हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 1 PYQs, अपने पूरे 11 PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रीड करते हैं। द पाली त्रिपिटक टेक्स्ट आर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट त्रिपिटक। ठीक है, आपको पता है जो बुद्धिज्म की जितनी भी सारी टीचिंग है, ग्रंथ है, उसको ना बोला जाता है पाली त्रिपिटक। ठीक है, इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है उनमें से, इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो उन 3 में से नहीं है, कौन सा गलत है। 3 तो कोई सही है, इनमें से कोई 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है, पॉज करिए, आंसर ढूंढिए। यस, द राइट आंसर इज ज्ञान पिटक। क्या है आपका राइट आंसर, ये ज्ञान पिटक। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ना कभी भी अपनी टीचिंग्स को, अपने ज्ञान को लिखा नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं किया, लेकिन उनके जाने के बाद जो लोग उन्हें फॉलो करते थे उन्होंने इस चीज़ को लिखा, और 2 लैंग्वेज में लिखा। एक हो गया आपका पाली, ठीक है, एक आपका क्या हो गया, पाली, एक आपका संस्कृत लैंग्वेज। ठीक, और ये जितनी भी इनका ज्ञान था, इसको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। इसको और नामों से भी जाना जाता है, बुद्धिस्ट कैनन भी कहते हैं। कैनन मतलब कलेक्शन ऑफ टीचिंग, मतलब एक भंडार मान लीजिए, एक मतलब पढ़ाई का, टीचिंग का। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर तो कहते ही हैं। संस्कृत में कहते हैं त्रिपिटक, ठीक है, पाली में कहते हैं त्रिपिटक। ओके, 3 बास्केट ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, 3 ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। अब जितनी भी ग्रंथ या नॉलेज थे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था आपका, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो बुद्धा ने बोला है, अपने कथन दिए हैं, अट्रेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। दूसरा आपका क्या है, विनय पिटक। ठीक है, जो विनय पिटक है, विनय का मतलब यहाँ पे आप देखिए डिसिपल होता है। डिसिपल मतलब शिष्य, जो मतलब सीखने आया है। ठीक है,
तो इस इंसान के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ताकि वो डिसिप्लिन में रहे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किस में लिखे हैं? आपके विनय पिटक में। आखिरी आपका आता है अभिधम। अभिधम पिटक में क्या होता है? फिलोसफिकल डिस्कशंस है, यानी कि बहुत सारे आप मान लीजिए क्वेश्चंस उभरते होंगे और जो बुद्धिज्म है वो उसको आंसर करने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में डिस्कशंस है, जैसे कि कर्मा क्या है, सोल होती है कि नहीं होती, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, आत्मा है कि नहीं है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये किस में आते हैं? फिलोसफिकल डिस्कशन आपके तीसरे वाले में, अभिधम में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उन्हीं के ये इतने सारे नाम हैं, इनको याद करिएगा। ये 3 में डिवाइडेड है सारी नॉलेज। पहला सुत्त पिटका, जिसमें जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने जो ज्ञान दिया, अटरेंसेस, कथन, वो सारे हैं। दूसरे में जो विनय पिटक है उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आपको मोनेस्ट्री में रहना है, ठीक है, तो आप को क्या क्या रूल्स मानने हैं ये सब दिया है। अभिधम में फिलोसफिकल डिस्कशंस हैं, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा सा डिटेल देखिए, पहले वाले में ये बस डिटेल। जो आपका सुत्त पिटक है इसके ना 5 सेक्शन है, 5 खंड है, 5 निकास हैं, ठीक। इसका जो 5वां सेक्शन है ना उसमें बात की गई है जटाका टेल्स की। जटाका कथाएं क्या होती हैं? जैसे कि आप जब बुद्धा की बात कर रहे हैं तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी बर्थ स्टोरीज हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज हैं, ये सारी चीज़ें। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, मतलब अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो कुछ ना कुछ करिकुलम या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या तो होगी ना आपकी, क्या पढ़ाओगे? तो बुद्धिज्म में क्या पढ़ाया जाता था? ये जो 3 पिटक्स हैं आपके, यही पढ़ाया जाता था। जो बुद्धिज्म का सारा ज्ञान है यही पढ़ाया जाता था। आपने अभी 3 पढ़े ना, सुत्ता, विनय और अभिधम, यही पढ़ाया जाता था। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इसमें 2 लेवल एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हमारे स्कूल में होता है प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उसी तरह समझ लीजिए बुद्धिज्म में भी एक प्राइमरी लेवल है, लोअर लेवल है, दूसरा हायर लेवल। लोअर लेवल में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और गणित सीखते हैं। लेकिन उच्च स्तर, अपर लेवल में हम क्या सीखते हैं? हम डीपर चले जाते हैं, धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं, चिकित्सा, मेडिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉजिक पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। करिकुलम में क्या ये 3 पिटक्स ही पढ़ते हैं। अब ये स्लाइड मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है। पेपर 2 नहीं, पेपर 1 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी जो आपकी है वो ना 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक आपका है ऑर्थोडॉक्स स्कूल, दूसरा आपका है हेट्रोडॉक्स स्कूल। जो आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ना उसी को हम कहते हैं आस्तिक, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या है आपका? हेट्रोडॉक्स स्कूल। जो हेट्रोडॉक्स स्कूल है उसी को आप कहते हो नास्तिक। अब दोनों में अंतर क्या है? जो आपका ये पहला ग्रुप है ना, ये बिल्कुल, ये जो पहला ग्रुप है ये ना टोटली बेस्ड है वैदिक लिटरेचर पर, यानी कि ये वेदों में विश्वास रखता है। जबकि ये दूसरा वाला जो है हेट्रोडॉक्स नास्तिक, ये टोटली पूरी तरह से वेदास को रिजेक्ट करता है। ये वेदास के अथॉरिटी को नहीं मानता, ये वेदों पर डिपेंड या फिर बेस्ड नहीं है। ये मेन डिफरेंस है। तो अगर एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इंडियन फिलॉसफी किन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो वो कौन से ग्रुप है? ऑर्थोडॉक्स वर्सेस हेट्रोडॉक्स, या फिर आप इसी को सेम चीज़ को बोल सकते हो आस्तिक वर्सेस नास्तिक। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और आए भी हैं, अब अगर आप लगाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कौन सा स्कूल किस ग्रुप के अंदर आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, ये जो आपके ऑर्थोडॉक्स है, जो वेदों पे डिपेंड है, बेस्ड है, जैसे आस्तिक स्कूल कहते हैं, उसके 6 एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन है देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। न्याय, वैशेषिका, सांख्य को ही हम समख्य भी कहते हैं, योग, पूर्व मीमांसा, और दूसरा क्या, आखिरी क्या है? वेदांत। वेदांत का ही दूसरा नाम है, वेदांता का ही दूसरा नाम है उत्तर मीमांसा। देखिए ये पूर्व मीमांसा, एक और क्या है? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांता कहते हैं। तो ये 6 प्रकार हैं आपके ऑर्थोडॉक्स के जो वेदों पर बेस्ड है। फिर आपका हेट्रोडॉक्स आता है जो नास्तिक है, उसमें आपके 5 एग्जाम्पल हैं। कितने? 5 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? जैनिज्म, बुद्धिज्म, एक आजीविका, अज्ञानता एंड चारवाक, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए कौन सा किस में आता है, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत आता है कि कौन वेदों पे बेस्ड है, कौन नहीं है, कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सर्च करिएगा शिक्षा विद स्नेहिल, और आपको ये PDF जो है एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जान लीजिए, मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी, ज़्यादा डीप में नहीं। जो गौतम बुद्ध थे, बेसिकली जो हमारा बुद्धिज़्म है वो बेस्ड ही है गौतम बुद्ध की टीचिंग पे। वो नेपाल के थे। इसके अलावा उनके कई और नाम हैं। सिद्धार्थ के नाम से इनको जाना जाता है, उनके पेरेंट्स ने ये नाम दिया था। उनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने इनको ये नाम दिया था गौतम, मतलब उनको गौतमी पुत्र के नाम से, मतलब उनकी माँ का नाम होगा गौतमी, इसलिए गौतमी के पुत्र गौतमी पुत्र, इसलिए उनका नाम पड़ गया गौतम, इसलिए हम गौतम बुद्ध कहते हैं उन्हें। आगे देखते हैं। जब वो 29 साल के थे तो उनसे ना लोगों का, इंसान की ह्यूमन मिजरी देखी नहीं गई, दुख नहीं देखा गया इंसान का, और वो सब अपना राज्य वगैरह छोड़ के चले गए मेडिटेट करने कहाँ गए? बोध गया गए थे, और बोध गया में एक बोधि ट्री के अंदर उन्होंने मेडिटेशन की, और 35 की एज में वो बुद्धा भी बन गए। बुद्धा मीन्स एक ऐसा इंसान जो एनलाइटेंड है। एनलाइटेंड मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो 35 की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और 80 की उम्र में उन्होंने निर्वाणा हासिल कर दिया था। निर्वाणा मतलब लिबरेशन, अगर आसान शब्द में कहूँ, मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी उनको। ठीक है, जो हमारा अल्टीमेट एम है वो पा लिया था इन्होंने। आई होप इतने डिटेल्स आपको क्लियर है। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सर्मन जो दिया था, उसका नाम था धर्म चक्र। क्या था? धर्म चक्र। ये याद रखिए, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा, ये वर्ड याद रखिएगा। आई होप इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। मान लीजिए अगर आप एग्जाम से कुछ समय पहले ही ये वीडियो देख रहे हो तो आप टॉपिक्स नोट कर लो जो बुद्धिज्म में आपको ज़रूर करने हैं। पहला क्या है? 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट इज नोबल ट्रुथ्स, 4 नोबल ट्रुथ्स दिए हैं। एंड रिचुअल्स हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन की 2, पबाजा और ये उपसंपदा, ये 2 पढ़नी है आपको। एंड आखिरी टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ये 4 तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। बट अब अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे टॉपिक्स करिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो ये 4 बताएं इनसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बुद्धिज़्म पर ही आएगा। मैं ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें कवर कराऊंगी, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं PYQ में वो डिस्कस करूंगी। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें नज़र आने वाले हैं। सो द राइट आंसर इज ज्ञान पिटक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू तैत्रीय उपनिषद अरेंज फॉलोइंग कोशास गोइंग इनवर्ट। जो आपका वेदांता है उसके अंदर आता है ये आपका तैत्रीय उपनिषद। इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है आपका किसका? कोशा का। कोशा का। वेदांता के अंदर तैत्रीय उपनिषद, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है कोशा का। कोशा के ना 5 लेवल्स हैं, एक बार पढ़ते हैं कौन कौन से यहाँ पे दिए हैं। आनंदमय कोशा, मनोमय कोशा, अन्नमय कोशा, प्रणमय कोशा एंड विज्ञानमय कोशा। आपसे बोल रहे हैं इनको अरेंज करो फ्रॉम आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके सीक्वेंस से ही आता है, फिर बाद में इनके मतलब से भी आता है। तो अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सो पॉज करिए वीडियो और सोचिए क्या आंसर है। जी देखिए, सबसे पहला अगर मैं आपको फिगर दिखाती हूँ उससे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, ये जो है ये अन्नमय कोश, ये सबकी आपकी आउटर मोस्ट लेवल है, और ये जो है ये आपकी इनर मोस्ट है। तो याद रखिए, आउटर मोस्ट क्या है? अन्नमय, फिर उसके अंदर जाएंगे प्राणमय, उसके अंदर जाएंगे मनोमय, उसके अंदर जाएंगे विज्ञानमय, उसके अंदर जाएंगे आनंदमय, और फिर आता है आपकी आत्मा या सोल। ठीक है, तो कितने कोश हैं? पहली क्वेश्चन, 5 कोश हैं। ठीक है, उनका ऑर्डर आपको आना चाहिए। आउटर कौन सा है सबसे? आपका अन्नमय, और फिर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे। एंड इनर मोस्ट क्या है? आनंदमय। अब इनका मतलब क्या है ये भी देख लो थोड़ा थोड़ा। आपने साइकोलॉजी में ना डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े होंगे, है ना? फिजिकल डोमेन, इमोशनल डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, ये सब पढ़ा है ना? तो उसी से थोड़ा रिलेट करके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जो आपका पहला कोशा है इसे कहते हैं अन्नमय कोशा। ये आपकी फिजिकल बॉडी को रेफर कर रही है। मतलब अगर कोई इंसान बना है ना तो ये वो इंसान इन 5 कोशा से बना है। तो उसकी जो फिजिकल बॉडी है ना उसको बोलते हैं हम अन्नमय कोशा। एग्जाम में शीत ऑफ फूड भी लिख के आ सकता है इसकी जगह। ये आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, जो आपकी बॉडी है, ग्रॉस बॉडी, उसको कहते हैं अन्नमय कोशा। ठीक है, सेकंड है प्राणमय, लेकिन इसको भी छोड़ते हैं, पहले आप थर्ड समझो। थर्ड है आपका मनोमय कोशा, इसी को मेंटल शीत। मनोमय से नाम में ही छुपा है, मनो मतलब माइंड। आपकी बॉडी आपका जो अस्तित्व है वो माइंड भी तो, आपकी पूरी आप जो हो उसमें फिजिकल बॉडी के साथ आपका माइंड भी तो है। तो जो आपका माइंड को रेफर कर रहा है उस कोशा को कहते हैं मनोमय कोशा। ठीक है, माइंड अगर आप बोल रहे हो तो इसमें आपके इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो मनोमय कोशा समझ आया, माइंड वाला पार्ट आपका।
अब प्राणमय कोशा क्या है? प्राणमय कोशा है आपका साइकोफिजिकल डायमेंशन। साइको मतलब ये माइंड वाले को बोल रहा है, फिजिकल मतलब ये आपका अन्नमय कोशा ऊपर वाला बॉडी वाले को। तो इन दोनों के मेल से जो बनता है वो है आपका प्राणमय कोशा। ठीक है, ये वो फोर्स है जो होल्ड करती है आपकी बॉडी और आपके माइंड को। आई होप आपको ये सारे क्लियर हुए होंगे। पहला क्या है? अन्नमय कोशा, आपकी फिजिकल बॉडी। फिर आपका है प्राणमय कोशा जो एक इंटरसेक्शन है, मतलब जोड़ है किसका? फर्स्ट और थर्ड वाले का, बॉडी एंड माइंड का। तीसरा आपका क्या है? मनोमय कोशा, मतलब माइंड वाला पार्ट। आगे आते हैं, चौथा लेवल है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश आपका कॉग्निटिव लेवल है। आपने पता ना डोमेन्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डोमेन होता है, समझ लीजिए वही है। इसमें सारी दिमाग वाली चीज़ें आ जाती हैं आपकी, कि आप रीजनिंग कैसे करते हो, ठीक है, आपकी मेमोरी क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी तो एक इंसान का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। वो एस्पेक्ट जो है वो आप पढ़ते हो विज्ञानमय कोश में। आखिरी है आपका आनंदमय कोश। इसको और क्या कहते हैं? शीथ ऑफ ब्लिस। ये आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन है। ये एक ऐसा कोशा है जिसको आप ना शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ठीक है, ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे आउटर में क्या है आपका? आपकी फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। उसके अंदर गए प्रणमय, उसके अंदर गए मनोमय, उसके अंदर गए विज्ञानमय, उसके अंदर गए तो आनंदमय, और यही आपका क्या है? इनर मोस्ट कोशा। ठीक, आई होप ये समझ आ गया होगा। यही चीज़ आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं। सो आंसर भी आपको दिख ही गया अब तो सबसे बोला जा रहा है ना इनवर्ड, आउट टू इनवर्ड। तो आउटर सबसे ज़्यादा क्या था आपका? अन्नामय। अन्नामय कहाँ लिखा है? सी। तो जिस भी क्वेश्चन में पहले सी आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी सिर्फ एक में आ रहा है फर्स्ट में, तो राइट आंसर इज ए। चलिए अगला करते हैं। इन अरबिक, चलिए अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। अरबी भाषा और इस्लामी परंपरा में शिक्षा को 3 शब्द से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब शिक्षा से जुड़ा शब्द नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 शब्द आपको दिख रहे हैं, तालीम, तरबियत, तिजारत एंड तालिब। इनमें से 3 ऐसे शब्द हैं जो एजुकेशन शब्द से, मतलब एजुकेशन ही उनका मतलब है कहीं ना कहीं। ठीक है, शिक्षा ही उनका मतलब है कहीं ना कहीं, लेकिन एक कोई ऐसा है जो शिक्षा से जुड़ा नहीं है। वो शब्द क्या है? आता है तो बताइए जी। द राइट आंसर इज तिजारत। तिजारत का मतलब होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार। तो व्यापार तो कहीं से भी शिक्षा से जुड़ा शब्द नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 शब्द हैं वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड शब्द हैं। तालीम तो आपने सुना ही होगा, नई तालीम गांधी जी ने जो लिखी थी, है ना। तालीम का मतलब ही होता है एजुकेशन, नॉलेज। तो ये वर्ड तो डायरेक्टली आपका क्या है? जुड़ा है। अब हम अगला देखें, तरबियत। अभी जो तरबियत वर्ड अगर आप देख रहे हो, तरबियत मतलब होता है कि आपके संस्कार क्या थे, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तरबियत में आ जाती हैं। आखिरी है आपका तालिब। अब ये जो तालिब है वो अगर आप देखो तो तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब सीकर ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज क्या करना चाहता है? लेना चाहता है, उसे हम कहते हैं तालिब। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर तालिब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ इज द नॉलेज। ये थ्योरी जो है पूछा जा रहा है किसने दी है? सोक्रेटिस ने दी है, एरिस्टोटल ने दी है, प्लेटो ने दी है, या फिर एक्विनास ने दी है? अब थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है उन्होंने इस थ्योरी को क्वेश्चन में। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ मतलब अगर एस कह रहा है कि एस कह रहा है कि उसे पता है कि पी ट्रू है, ठीक है, एस नोज दैट पी इज ट्रू, तो उसकी 3 कंडीशन दी गई हैं। अब यहाँ पे एस क्या है? एस मतलब आप समझ लो सब्जेक्ट, वो इंसान की बात। पी मतलब प्रेपोजिशन, आपका जो भी आइडिया था, थॉट था, वो मतलब एक इंसान कह रहा है कि उसे ये आइडिया पता है, वो तभी माना जाएगा, वो तभी ट्रू होगा अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है। वो 3 कंडीशन क्या है? पहले तो सच में पी ट्रू हो, आपका आइडिया, थॉट, प्रेपोजिशन ट्रू हो। अगला क्या है? उस इंसान को बिलीफ हो, वो यकीन करता हो कि हाँ पी ट्रू है। और थर्ड क्या है? एस जो सब्जेक्ट है, वो जो इंसान है, वो जस्टिफाई कर पाए कि मैं इस पे इसलिए बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है, वो सच है, इसको जस्टिफाई भी करे किसी एविडेंस वगैरह से। तो ये जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ की, जिसी को हम और क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय विश्लेषण या त्रिपक्षीय थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये किसने दिया है? अगर आपको आता है तो आप एक बार में बता दोगे, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। यस, द करेक्ट आंसर इज प्लेटो। प्लेटो ने दिया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
ये जो आपका त्रिपक्षीय एनालिसिस या थ्योरी ऑफ नॉलेज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ये किसने दिया है, आपके ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने दिया है, अपने डायलॉग थिएटस में इसके बारे में बात की है। इसमें इन्होंने बताया है, एक्सप्लेन किया है व्हाट इट मीन्स टू नो समथिंग। जब हम कह रहे हैं कि आपको ये पता है, यू नो दैट, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कब हम कहेंगे कि सच में आपको ये चीज़ पता है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि 3 कंडीशन होगी, तभी हम मानेंगे कि आपको सच में ट्रूली वो चीज़ आती है, नो है, उसकी नॉलेज है। पहला क्या है, पी मस्ट बी ट्रू, मतलब जो प्रेपोजिशन या आइडिया आपका है वो सच में ट्रू होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, रियलिटी से मिले, मतलब रियलिटी में ऐसा होता हो, अलाइन हो। अब मैं बोल दूँ हाथी उड़ता है, तो क्या सच में हाथी उड़ता है, नहीं ना, तो ये तो प्रेपोजिशन ही गलत है, रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है ना, तो ये तो सीधे गलत हो गया। तो पहला कंडीशन क्या है कि जो भी आपका आइडिया, थॉट या प्रेपोजिशन है वो रियलिटी से अलाइंड हो, वो सच में ऐसा होता हो। फिर सेकंड क्या है, तभी हम मानेंगे कि हाँ आपको उस चीज़ की नॉलेज है। सेकंड कंडीशन क्या है, एस मस्ट बिलीव दैट पी इज़ ट्रू, मतलब जो इंसान है उसको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं आइडिया या प्रेपोजिशन बोल रहा हूँ वो सत्य है, मतलब खुद भी यकीन होना चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि वो सत्य है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट बिलीव दैट द प्रेपोजिशन इज ट्रू। ठीक है, अगर मान लीजिए आप नहीं मान रहे हो कि वो प्रेपोजिशन ट्रू है और रियलिटी में वो ट्रू है, तो आपके लिए, उस इंसान के लिए हम नहीं मानेंगे कि उसको उसकी नॉलेज है। मान लीजिए मैं बोलूँ पक्षी तो नहीं उड़ता, बर्ड्स तो नहीं उड़ते, ठीक है, अब मैं उस पर बिलीव नहीं कर रही हूँ, मैं सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही हूँ, बट रियलिटी में तो पक्षी उड़ता है ना, बर्ड्स उड़ती है ना, तो यहाँ पे माना जाएगा कि मुझे पर्टिकुलरली, मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे मतलब बर्ड्स के उड़ने वाले ये जो इसकी नॉलेज नहीं है, भले वो सच है लेकिन मुझे इसकी नॉलेज नहीं, किसी और को हो तो हो, मुझे नहीं है। देन थर्ड, एस मस्ट जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट पी इज ट्रू। अब जो सब्जेक्ट है, इंसान है, वो जस्टिफाई कर पाए कि क्यों वो पी पे बिलीव कर रहा है कि वो सच है ना, मतलब जस्टिफाई कर पाए जो वो कह रहा है वो सच है। वो कैसे करेगा, मतलब एविडेंस दे सकता है, रीजनिंग कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, रैशनल डिस्कशन, इसकी मदद से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इवन याद भी हो गया होगा कि ये जो आपका जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ का कॉन्सेप्ट है, इसके क्या अलग अलग नाम हैं, प्लेटो ने दिया है। अगर कहा जा रहा है कि आपको पता है, ये नॉलेज है किसी चीज़ की, तो उसकी ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पी मस्ट बी ट्रू, एस मस्ट बिलीव दैट पी इज़ ट्रू, एस मस्ट बी जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट पी इज़ ट्रू। इसके अलावा इस थ्योरी को चैलेंज किया था एडमंड गेटियर ने, बोला था कि इतना मतलब क्लियर एंड सिंपल नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने हाईलाइट की थी प्रॉब्लम्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड सेम चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में दी गई है, PDF आपको शिक्षा विद स्नेहिल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका करेक्ट आंसर इज प्लेटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड, यस, द class which is dominant material force in society is at the same time its dominant intellectual force. They rule as thinker, as producer of ideas that get noticed. This above understanding can be associated with. देखिए थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप मेन वर्ड अगर ढूंढ लो ना तो आसान हो जाएगा। ये जो विचारधारा है किसकी है, मतलब ये जो आइडिया है जो लिखा है इस पैराग्राफ में, ये कौन किसका है, ये रैशनलिस्ट थ्योरी का है, प्रैग्मेटिस्ट का है, या फिर एम्पेरिकल है, या फिर मार्क्सवादी है, कौन है। तो अगर आप यहाँ पे मेन वर्ड देखो, बोला जा रहा है कि वो क्लास जो मटेरियल फोर्स है सोसाइटी की, डोमिनेंट मटेरियल फोर्स सोसाइटी की, मतलब प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब फैक्ट्री वगैरह इन सब में यही चल रहे हैं, यही छाए हुए हैं, यही डोमिनेंट है, मतलब प्रोडक्शन में भी छाए हुए हैं एट द सेम टाइम। और किस में डोमिनेंट और छाए हुए हैं, इंटेलेक्चुअल फोर्स, मतलब और इन्हीं की क्या चल रही है, आइडियोलॉजी भी चल रही है। तो ऐसे लोग कौन हैं, मतलब कौन इनमें से ऑप्शंस में कौन ऐसा कहता है कि एक क्लास ऐसी है जो प्रोडक्शन में भी डोमिनेंट है, ठीक है, मटेरियल प्रोडक्शन में भी डोमिनेंट है, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस भी उसी की है, यानी आइडियोलॉजी भी समाज में उसी की चल रही है। सो आई होप ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको पता ही चल गया होगा इसका आंसर। द राइट आंसर इज मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म ही तो ये कहता है कि जो लोग जो अपर क्लास है, जो कौन सी क्लास है, बुर्जुआजी क्लास है, वो क्या कर रही है, मास ऑफ प्रोडक्शन भी कर रही है, कमा रही है, प्रॉफिट भी खा रही है, ठीक है, डोमिनेंट है, साथ ही साथ वो अपनी एजुकेशन की मदद से अपनी आइडियोलॉजी भी समाज में फैलाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं,
मैचिंग, देखिए यहाँ पे लिस्ट ए जो है, लिस्ट फर्स्ट है, यहाँ पे फिलॉसफी लिखी है, दूसरे में फिलोसोफर्स लिखे हैं। आपको इनकी क्या करनी है, मैचिंग करनी है। तो अब देखिए आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ कि कौन से स्कूल ऑफ फिलॉसफी से कौन से फिलोसोफर जुड़े या एसोसिएटेड हैं। उस लिस्ट को याद कर लीजिए, आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। बट अगर आपको मान लीजिए इतना नहीं याद है सबके नाम, तो भी मैंने आपको बताया ना, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आर वेरी स्कोरिंग। मतलब अगर आपने एक भी सॉल्व कर लिया तो हो सकता है पूरा आंसर आपको आ गया। जैसे समख्य है, समख्य का आपको पता होगा, जैसे जो कपिला है ये आपको पता है समख्य से एसोसिएटेड है, बहुत फेमस है। जैसे चलिए इसी से देखते हैं क्या पता आंसर आ जाए। ए का थर्ड देखिए किस में दिया हुआ है, ए का थर्ड सिर्फ इस ऑप्शन में दिया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका इसी से निकल आया। लेकिन आपको ना बाकी भी पता होने चाहिए, मतलब कम से कम आपको हर मतलब स्कूल ऑफ फिलॉसफी का मेन इंसान तो पता ही हो। क्या पता उस एक पता होने से आप पूरा आंसर ही निकाल ले जाओ। ठीक है, तो ये आपके सांख्य या फिर इसी को कहते हैं समख्य, इसको आप जोड़ लीजिए कपिला से। कपिला इनके मतलब फिलोसोफर है। ये जो आदि शंकरा है ये जुड़े हैं वेदांता से। ये जो आपके पार्श्वनाथ हैं ये आपके जैनिज्म से जुड़े हैं। ये जो आपके दिग्नाग हैं, दिग्नाग आपके बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, अगर आपको एक दो भी पता है तो आंसर तो आप निकाल लोगे। द करेक्ट आंसर इज सेकंड। ये रही आपकी लिस्ट, इसको आप ध्यान से करिए। यहाँ पर आपको दिए हैं स्कूल ऑफ फिलॉसफी सारे, यहाँ पर उनसे जुड़े फिलोसोफर्स और उन फिलोसोफर का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे आप देखिए महावीरा किससे जुड़े हैं, जैनिज्म से। अभी देखिए आपको ऑप्शन में पार्श्वनाथ दिखा था, पार्श्वनाथ किससे हैं, जैनिज्म से। वैसे आप देखिए बुद्धिज्म में देखिए गौतम बुद्ध है ना, बुद्धिज्म से। नागार्जुना बुद्धिज्म से। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये पूरा ये जो कंट्रीब्यूशन है ये भी याद करो, आप ये स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। बट ये कर लेना, ये फिलोसोफर्स के नाम याद कर लेना। और अगर टाइम है तो आप ये कंट्रीब्यूशन में थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जैसे कि गौतम बुद्ध क्या थे, गौतम बुद्ध फाउंडर थे बुद्धिज्म के। नागार्जुना ने क्या किया, ये जो माध्यमिक मार्ग था, स्कूल था, उसके इसमें इनका योगदान रहा था। बुद्धिज्म के 4 स्कूल है ना, उनमें से एक स्कूल है मध्यम मार्ग, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, नागार्जुना का। तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट ये फिलोसोफर्स याद कर लेना। यही चीज़ आपको यहाँ हिंदी में भी दी गई है, इसको करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। एंड मेन जो फिलॉसफी है उनका कर लीजिए अगर सबका नहीं याद करना चाहते हैं। जीविका इन सबका नहीं याद करना चाहते हो तो ये जो समख्य हो गया आपका, योगा हो गया, इन सब के आप करिए। इनके तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आते हैं, देखिए कपिला इनके हैं, देखिए पतंजलि योगा के हैं, ये सारे कर लीजिए। ठीक है, ये आपको आगे हेल्प करेंगे आगे आने वाले एग्जाम में। ये देखिए आपके आदि शंकराचार्य हैं वेदांता के, तो ये चीज़ मैंने आपको एक जगह कंपाइल करके दे दी है। चलिए अब पैसेज पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चंस हमने कर लिया एंड आई होप आपको उसकी थ्योरी भी समझ आई होगी। अब पैसेज करते हैं। ये पैसेज बेस्ड है कॉम्टे की थ्योरी पर, कॉम्टे के कंट्रीब्यूशन पर। ठीक है, एंड कॉम्टे के अगर आपको कॉम्टे की 3 स्टेजेस की जो थ्योरी है वो अगर आपको आती है तो बिना पैसेज के भी आप कर लोगे सारे क्वेश्चन। बट एक बार पैसेज आप स्क्रीन को पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से देखिए क्या है और इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। चलिए मैं आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ क्या बताया गया है। इसमें कॉम्टे ने 3 स्टेजेस दी थी। पहली जो स्टेज थी 3 स्टेजेस दी थी, 3 स्टेजेस। तो जो पहली जो स्टेज थी उसका नाम था थियोलॉजिकल स्टेज, ये देखिए थियोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, दूसरी जो स्टेज थी उसका नाम था मेटाफिजिकल स्टेज, ये देखिए मेटाफिजिकल स्टेज, एम लिख देती हूँ। तीसरी जो स्टेज थी उसका नाम था पॉजिटिव स्टेज। हर स्टेज का मतलब क्या है, ये स्टेजेस इसलिए दी थी क्योंकि सोसाइटी में जो भी हो रहा है, समाज में जो भी हो रहा है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके थे तीनों के। ठीक, जो थियोलॉजिकल स्टेज है, कुछ भी हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, उसको वो एक्सप्लेन करते थे सुपर नेचुरल पावर से कि भगवान कर रहे हैं, या एनिमिज्म है, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी जान है वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है तो बोलेंगे, या फिर बारिश नहीं हो रही है तो बोलेंगे भगवान हमसे नाराज़ हैं इसलिए बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेनेशन देना थियोलॉजिकल का काम है। अब मेटाफिजिकल में क्या होता है, मेटाफिजिकल में अब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं एक अब्स्ट्रैक्ट टर्म से। ठीक है, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ले आते हैं, उसकी मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं कोई भी चीज़ को। मान लो कि ये देखो एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए स्कूल में हर बच्चा अलग अलग तरह से परफॉर्म कर रहा है, कोई ज़्यादा नंबर ला रहा है, कोई कम नंबर ला रहा है।
इस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दे दिया इंटेलिजेंस का। बोला इंटेलिजेंस सबकी अलग अलग है, ठीक है, ये बुद्धि सबकी अलग अलग है, इसलिए हर बच्चा अलग अलग तरह से एग्जाम में परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किया, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही दे दिया, उसकी मदद से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कौन करता है? आपका मेटाफिजिकल। पॉजिटिव जो आपका आता है, सॉरी, हाँ, कहाँ गया, हाँ, जो पॉजिटिव स्टेज, आखिरी स्टेज आपकी है ये वाली, ये बिल्कुल अलग व्यू रखती है और कॉम्टे इसी को सपोर्ट करते हैं। ये कहती है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक अप्रोच से, मतलब उसको हम रिगरसली स्टडी करेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एम्पेरिकल मेथड लगा के एक्सप्लेन करेंगे, साइंस की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, ना कि भगवान या फिर फिलोसफिकल अब्स्ट्रैक्शन से, मतलब जो मेटाफिजिक्स कर रहा था। ठीक, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि एवोल्यूशन बताया है। बहुत सारी साइंसेज अगर आप देखो हमारे यहाँ, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, सोशियोलॉजी है, बहुत तरह की साइंसेज हैं, लेकिन ये साइंसेज एक दूसरे से डिफर करती हैं। उन्होंने बोला ये जो 3 स्टेजेस बताई हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव, ये सारी साइंसेज ना इससे गुजर कर आई हैं, हर स्टेज से गुजर के आई हैं, लेकिन सबसे पहले कौन गुजर के आ गया? सबसे पहले गुजर के आई है वो वाली साइंसेस जो कैसी हैं, जो सिंपल है, इंडिपेंडेंट है, मतलब जिनको पढ़ना आसान है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने बोला सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी, इससे भी पहले कौन आया था? मैथ्स, सबसे पहले मैथ्स थी, और फिर एस्ट्रोनॉमी, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। इसके बाद वो वाली साइंसेस इन 3 स्टेजेस को पार करके आई जो जिनको पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे कि बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स, सोशल फिजिक्स मतलब सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का ही पुराना नाम सोशल फिजिक्स है, सोशियोलॉजी। क्योंकि आप देखिए सोशियोलॉजी को पढ़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर लिया, उसका असर दूसरे में देख लिया, लेकिन ह्यूमन को स्टडी कर रहे हो तो आप कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं कर सकते, कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही बोला कि सबसे पहले आपकी मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, ये सब सबसे पहले पास हुए हैं इस 3 स्टेज से। उसके बाद कठिन वाली साइंसेज आ गई, कॉम्प्लेक्स वाली साइंसेज आ गई, कौन कौन? बायोलॉजी और सोशियोलॉजी। आई होप ये पैराग्राफ का सार आपको मिल गया होगा, एक समरी, हिंदी में भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको ये पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा, अगर कॉम्टे आता होता तो भी आप कर लेते ये सारे क्वेश्चंस, एंड एंड में मैं आपको कॉम्टे की थ्योरी कराऊंगी, मेन पॉइंट्स। क्वेश्चन रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉम्टे बेस्ट अप्रोच टू नॉलेज इज, अब ये देखिए इतनी सारी आपको दिख रहे हैं, इनमें से कॉम्टे कौन सी अप्रोच को मतलब सपोर्ट करता था? पॉजिटिव। देखिए कॉम्टे को बोला जाता है फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म है क्या? पॉजिटिविज्म मतलब चीज़ों का साइंटिफिक आउटलुक होना, साइंटिफिक मेथड की मदद से चीज़ों को क्या करना? समझना। और कॉम्टे ही वो पहले इंसान है जिन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी को भी हमें साइंटिफिक आउटलुक देने की ज़रूरत है, सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए भी हमें साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने चाहिए। तो वो कॉम्टे का ही योगदान है, इसीलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। फादर कहते हैं सोशियोलॉजी के, सॉरी ये कट कर लीजिए, ये फाउंडर है, फादर नहीं, फाउंडर। फाउंडर कहते हैं पॉजिटिविज्म के, लेकिन कॉम्टे को फादर कहते हैं किसके? सोशियोलॉजी के, ये याद रखिएगा। ठीक, पॉजिटिविज्म मतलब साइंटिफिक मेथड से आप अपने आसपास की इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कॉम्टे कौन सी अप्रोच रखते थे? पॉजिटिविज्म। याद 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 रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यही सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर भी है। उनकी अप्रोच क्या थी? सारे देखिए, पॉजिटिविज्म दिखा, द आंसर इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म, एंड ये आंसर आपके पैसेज में भी लिखे हैं। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड। सीकिंग अर्थक्वेक एज एन एक्ट ऑफ गॉड इज रिलेटेड टू, मान लीजिए भूकंप आ गया और आप कह रहे हो ये तो भगवान की वजह से है, भगवान नाराज है इसलिए भूकंप आ गया है, तो ये कौन सी स्टेज में ऐसी थिंकिंग होती है? कौन सी स्टेज में मतलब भगवान, गॉड, इनकी मदद से इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं? बहुत ईजी, थियोलॉजिकल स्टेज। इसी में तो भगवान के जरिए सारी इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट? सो द राइट आंसर इज थियोलॉजिकल स्टेज। अगला देखते हैं, एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक लॉ फर्स्ट टुक प्लेस। अब ये देखिए वही जो ऑर्डर बताया था कि पहले किसमें एवोल्यूशन हुआ, पहले किसने साइंटिफिक लॉज को अपनाया, है ना? मतलब सबसे पहले कौन इन 3 स्टेजेस से उभर कर सबसे पहले पॉजिटिव स्टेज पर आ पाया और साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने लगा। तो अगर आप देखो तो आपके पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है? फिजिक्स। अगर आप यहाँ पीछे आओ एक बार,
वापस आते हैं, एक बार आपको पैसेज दिखाती हूँ। सबसे पहले किसका नाम दिया गया है, ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले बोला गया, सबसे पहले आई एस्ट्रोनॉमी फिर फिजिक्स, लेकिन आपके ऑप्शन में एस्ट्रोनॉमी नहीं दिया है, इसलिए आपका आंसर हो गया फिजिक्स। देखिए मैथ्स भी लिखा था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैथ्स के लिए देखिए इस पैसेज में उन्होंने एक अलग से स्टेटमेंट दिया है, मैथमेटिक्स वॉज पुट एट द हेड ऑफ द लिस्ट एज सॉर्ट ऑफ स्पेशल केस। अब मैथमेटिक्स को फर्स्ट स्टेज दी गई, लेकिन वो एक स्पेशल केस बन जाता है, उसका केस ही अलग है, ठीक है। तो अगर आप इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिजिक्स। इसको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, सो द राइट आंसर इज फिजिक्स। फिजिक्स ही वो जो है जिसने सबसे पहले साइंटिफिक लॉज को अपनाया और पॉजिटिव स्टेज पे एंटर किया, सो ठीक है, राइट आंसर इज फिजिक्स। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनिंग साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब इवेंट क्या है, इवेंट है कि कोई इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्टेबल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एकदम से आप के बैंक से पैसे खाली हो गए या फिर किसी की डेथ हो गई है ना, लेकिन तब भी कोई इंसान है जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, वो अपने आप को संभाल के रखता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, मनोवैज्ञानिक स्थिरता क्यों है, इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से है। तो इस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। ये कौन करता है, कौन सी स्टेज वाले करते हैं, यस राइट, मेटाफिजिकल स्टेज वाले करते हैं, ठीक। चलो अब जल्दी से कॉम्टे के मेन पॉइंट्स देख लो, क्योंकि ये स्टेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी उनके कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला जो कॉम्टे थे वो 1798 से 1857 तक इनका रहा है। और अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो ना तो सबसे पहले आप कॉम्टे ही पढ़ते हो, कॉम्टे ही सबसे पहले आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपके स्पेंसर आते हैं, उसके बाद मार्क्स आते हैं, डरकीम, ये सब फिर आपके आते रहते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग ही कॉम्टे से हुई है। इनको देखो क्या क्या बोला जाता है, इनको फादर बोलते हैं सोशियोलॉजी का, लेकिन फाउंडर बोलते हैं पॉजिटिविज्म का। पॉजिटिविज्म क्या था, याद करिए, देखिए क्लास कर रहे हैं तो यहीं से याद करके जाइए, बाद में मत सोचिए याद करेंगे, अभी याद कर लो। फाउंडर किसके हैं, पॉजिटिविज्म, यानी कि साइंटिफिक मेथड से आप अपने आसपास की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो। फादर सोशियोलॉजी की क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं इस वजह से। देन इन्होंने सोशियोलॉजी टर्म भी दिया था। ये जो शब्द सोशियोलॉजी आप सुनते हो, ये किसने कॉइन किया था, किसने दिया था, कॉम्टे नहीं दिया था। लेकिन इसके पहले जो टर्म था वो सोशल फिजिक्स दिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस टर्म को चेंज करके सोशियोलॉजी कर दिया। इसके पीछे रीज़न बस इतना है कि मान लीजिए कुछ लोग सेम आइडियाज़ रखते हैं और आपस में ग्रुप में डिस्कशन करते हैं कि सोसाइटी को ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि उनके आइडियाज़ में लड़ाई हो जाती है, फिर अलग हो जाते हैं। मतलब आप कुछ कह रहे हो, आपके साथ जो बैठा था वो कुछ और कह रहा है, आप उनसे अलग बताना चाहते हो खुद को, तो आप उनसे अलग हो जाते हो, अपनी फील्ड स्टार्ट कर देते हो। उसी तरह कॉम्टे भी उन लोगों से अलग होना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपना अलग टर्म दे दिया सोशियोलॉजी, और यहाँ पे अपने आइडियाज शेयर किए, ठीक है। उनका मेन इंटेंशन बस इतना था कि मतलब हम सोसाइटी को पढ़ने का एक सिस्टमैटिक वे लाएं, और सिस्टमैटिक वे कैसा आएगा, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक आउटलुक से। एंड जब भी साइंटिफिक अप्रोच बोली जाए कि कौन लाया सोशियोलॉजी में, उसका श्रेय किसको जाता है, आपके कॉम्टे को ही जाता है। उन्होंने बोला सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस, सोशियोलॉजी को एक पॉजिटिव साइंस से पढ़ो, मतलब साइंटिफिक मेथड से पढ़ो, रिगरस मेथड्स लगाओ साइंटिफिक मेथड के, एम्पेरिकल एविडेंस लो, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करो, ऑब्जर्वेशन करो, ऐसे। सो आई होप इतने पॉइंट्स याद ही हो गए होंगे आपको। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट 3 लॉज वाला दिया है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, थियोलॉजिकल स्टेज, भगवान, सुपरनैचुरल पावर, इनसे एक्सप्लेन करते हैं। फिर दूसरा मेटाफिजिकल, जिसमें आप किसी फिलोसफिकल रीजनिंग से, यानी एक इवेंट को समझाने के लिए एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही ले आए, उससे एक्सप्लेन कर रहे हो। पॉजिटिव मतलब साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक मेथड से बता रहे हो कि जो भी आसपास हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। अब ये देख लो, फर्स्ट स्टेज जो आपकी थियोलॉजिकल स्टेज है, उसके अंदर 3 और स्टेज है। पहली क्या है, फेटिसिज्म, उसी को एनिमिज्म। इसमें होता है कि आप कह रहे हो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर स्पिरिट है या फिर वो भी जीवित है एक तरह से, ठीक है। जैसे कि कोई वॉल्केनो है, वो इरप्ट हो गया, उससे ढेर सारा लावा निकल रहा है, तो अगर आप थियोलॉजिकल स्टेज मानते हो तो आप बोलोगे कि ये जो पहाड़ है जिससे लावा बह रहा है, ये नाराज़ हो गया, ये लावा हम पे नाराज़ है, इसके अंदर भी जान है या फिर मतलब स्पिरिट है और वो नाराज़ हो गया। आप ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट में क्या है, स्पिरिट है।
देन पॉलीथिज्म क्या हो गया कि आप मल्टीपल गॉड्स में विश्वास रखते हो और जो भी आपके आसपास हो रहा है आप उसे कह रहे हो भगवान की वजह से। यानी कि जैसे हमारे देख लो सूर्य देवता हैं, इंद्र देवता है, हर चीज़ के अलग अलग गॉड है और हम बारिश हो रही है तो इन्हीं लोगों से एसोसिएट करते हैं कि इनकी वजह से। मोनोथिज्म क्या, एक सिंगल पावर है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और आसपास जो आपके आसपास हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप वो सिंगल पावर पे ही सब कुछ डाल देते हो कि वही कर रहा है। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। इससे ज़्यादा आसान शब्दों में मैं नहीं समझा पाऊंगी। चलिए अगला देखते हैं, हायरार्की ऑफ साइंस। कॉम्टे ने वही साइंस को एक ऑर्डर में लगाया था। ठीक है, उन्होंने बोला सबसे पहले तो आपका मैथमेटिक्स आता है, फिर देखो ये वही, लेकिन ये मैथमेटिक्स क्या है, आपका एक स्पेशल केस है। तो आप बोल सकते हो कि एस्ट्रोनॉमी फर्स्ट केस है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी। और ये जो ऑर्डर है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लगाया है। सबसे लास्ट में जो है वो कॉम्प्लेक्स, यानी कि सोसाइटी को पढ़ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताया है। सबसे सिंपल क्या बोला है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब। ठीक है, और सिंस सोशियोलॉजी को, चूँकि सोशियोलॉजी को सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बताया गया है, इसलिए जो सोशियोलॉजी है उसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ साइंसेस। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो भी ये साइंस है वो अपने से पहले आने वाली स्टेजेस पे क्या है, डिपेंड करती है। जैसे कि अगर सोशियोलॉजी है तो किस पे डिपेंड करेगी, उससे पहले जो जो आ रहे हैं उन सब पे वो डिपेंड करती है। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर है। अगला यही चीज़ आपको यहाँ हिंदी में दी गई है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट था स्टैटिक एंड डायनेमिक सोशियोलॉजी, और अब हम हिंदी में खोलेंगे। मैं बार बार इंग्लिश में खोल देती हूँ पहले। अब उन्होंने सोशियोलॉजी को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था आपका स्टैटिक, ठीक है, स्थैतिक समाजशास्त्र। दूसरा डायनेमिक, गतिशील। जो ये वाला समाजशास्त्र है ना, स्टैटिक स्थैतिक वाला, ये स्टडी करता है स्थिरता को, मतलब सोसाइटी की स्टेबिलिटी को, उसके इक्विलिब्रियम को। जबकि जो गतिशील डायनेमिक सोशियोलॉजी है वो स्टडी करता है आपके प्रोग्रेस को, सोसाइटी की प्रोग्रेस को, या फिर उसके एवोल्यूशन को स्टडी करता है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। स्टैटिक सोशियोलॉजी क्या कर रहा है, वो स्टेबिलिटी को, इक्विलिब्रियम, ऑर्डर को स्टडी कर रहा है। आपका जो डायनेमिक वाला है वो किसको स्टडी कर रहा है, प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन को, कि सोशल चेंज कैसे आ रहा है, इन सबको। और ये दोनों ही सोशियोलॉजी, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े, यानी ऑर्डर और प्रोग्रेस दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, कोई दूसरे के बिना नहीं रह सकता। चलिए लास्ट स्लाइड में हम आ गए हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलीजन ऑफ हार्मनी। अगर आप पूरे कॉम्टे के काम को देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि वो ना साइंटिफिक मेथड लाना चाहते थे चीज़ों को स्टडी करने के लिए। तो वो चाहते थे कि जो डॉगमेटिक फेथ है हमारा रिलीजन में, अंधविश्वास चला जा रहा है, सुपर नेचुरल चीज़ों पे हमारा विश्वास है, वो इसको हटाकर, उस रिलीजन को हटाकर क्या लाना चाहते थे, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए। ठीक, अब लास्ट पब्लिकेशंस देख लीजिए, उनकी दो बुक्स हैं। पहला है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें उन्होंने अपनी ये 3 स्टेजेस डिस्कस की हैं। अगला है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने अपने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बताया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं, इसमें थ्योरी भी कराई है मैंने। ठीक है, और आपको ये PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए ये वाला टेलीग्राम चैनल शिक्षा विद स्नेहिल। न्यू चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपकी मोटिवेशन की। लाइक करिए, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी है, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। शेयर करिए उनके साथ जिसको इस वीडियो की क्या है ज़रूरत है। और ऐसे ही हम आगे धीरे करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देंगे, वो भी सिस्टमैटिक वे में, जो कि क्या है आपका फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करके एंड सो ऑन। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बुद्धिज़्म पर। जितने मैंने आपको अभी टॉपिक्स दिखाए थे ना एक स्लाइड में, सारे टॉपिक्स मैं आपके संग कवर करूंगी, और उसके बाद बुद्धिज़्म से आए हुए सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।